नमस्कार, मैं हूँ शिवम द्विवेदी। जैसा कि हम कुछ दिनों से देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एकदम से गर्माहट आ चुकी है। जिस तरीके से बिहार ने जनगणना के आधार पर जातिगत जनगणना को सामने रखा, वहीं उत्तर प्रदेश में अलग-अलग राज्यों की मांग को लेकर निरंतर मांगें बढ़ती जा रही हैं। वहीं देखते जा रहे हैं किस तरीके से भाजपा के ही सांसद ने इस मांग को बढ़ाया। वहीं और पार्टियों का क्या कहना है, इस सब पे आज हम खास चर्चा करेंगे। तब तक देखिए हमारी खास रिपोर्ट। संजीव बालियान केंद्रीय मंत्री हैं। संजीव बालियान कह रहे हैं मेरी निजी राय है। अरे 9.5 सालों से केंद्र में आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है आपकी, 6 सालों से उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी सरकार है। किसने आपका हाथ पकड़ा है? अगर आपको हरित प्रदेश चाहिए तो आपका हाथ किसने पकड़ा है? इसका मतलब ये है आप जनता से वोट लेना चाहते हैं, सिर्फ जनता को गुमराह करना चाहते हैं, पर आप जनता की समस्या का निवारण करना नहीं चाहते हैं। किसी भी केंद्र मंत्री का कोई भी बयान अगर होता है तो उसके लिए एक विभाग है जो कि अगर सभा में दिए गए किसी भी बयान के ऊपर वो विभाग आगे काम करना शुरू करता है। किसी भी केंद्र मंत्री के बयान को व्यक्तिगत बयान नहीं माना जा सकता है। और अगर आप की सरकार आपकी नहीं सुन रही तो इस्तीफा दे दीजिए, फिर आप किस चीज के मंत्री बने हुए घूम रहे हैं। और संगीत सोम वहीं पे उनके विपरीत बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर हरित प्रदेश बन जाएगा तो इस्लामीकरण हो जाएगा। हिंदुस्तान के अंदर इस्लामीकरण कहाँ ढूंढ रहे हैं? हिंदुस्तान के अंदर कब से इनको इस्लामीकरण दिखाई पड़ने लग गया? ये इनकी सोच है, ये इनकी मानसिकता है जो सामने आ गई। कितनी नफरती मानसिकता है कि ये हिंदुस्तान के अंदर एक नया विभाजन करने की व्यवस्था के बारे में सोचते हैं। ये देश की जनता के सामने आ चुका है पूरी तरीके से। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ इंडिया गठबंधन से डरी हुई है। इसी कारण से वो ऊट पटांग बयान दे रही है, ऊट पटांग तरीके से काम कर रही है। राष्ट्रीय लोकदल ने हमेशा हरित प्रदेश की बात की है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर हाईकोर्ट की बेंच की बात की है। हमारे हर मैनिफेस्टो के अंदर इस मुद्दे को हम उठाते रहे हैं और मुखरता से हम उठाते रहे हैं। और हम चाहते हैं कि अगर संजीव बालियान सही में चाहते हैं तो संजीव बालियान इस्तीफा दें सरकार से। सरकार उनकी नहीं सुन रही है, आए हमारे साथ आके खड़े हो हरित प्रदेश की मांग के लिए। मैं खड़ा हूंगा हरित प्रदेश की मांग के लिए, राष्ट्रीय लोकदल खड़ा होगा संजीव बालियान के साथ। बयान दिया गया अलग राज्य की मांग चलेगा, कितने सहमत है? और किस तरह से आपने कहा कि छोटा प्रदेश होगा, खुशहाल होगा, हो सकता है कहीं देश में अलग राज्य होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पहले से नीति भी रही है, चाहे उत्तराखंड हो, छत्तीसगढ़ हो। ये भारतीय जनता पार्टी की जब केंद्र सरकार थी, जब ये राज्य बने थे। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, 25 करोड़ की आबादी है, देश का सबसे बड़ा राज्य है। और कहीं ना कहीं मैनेज करने में मुश्किल आती है इतने बड़े राज्य के। हमारा हाई कोर्ट 750 किलोमीटर दूर है दोस्त। लाहौर हाई कोर्ट हमसे नज़दीक है जहाँ हम खड़े हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट हमसे दूर है। सस्ता सुलभ न्याय ये भी हमेशा से सबको मिलना चाहिए। तो सबकी पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की लोगों के मन में बात है कि 8 करोड़ के करीब आबादी बैठती है, वो भी बहुत बड़ा प्रदेश होता है 8 करोड़ का। तो एक पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बने तो जनता की, मुझे लगता है पश्चिम उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर लोग ऐसा चाहते हैं और उनमें से मैं भी एक हूँ। क्षेत्रफल क्या होगा, कौन कौन से शामिल होने? देखिए ये तो बाद का प्रश्न है। ये तो वो लोग तय करेंगे जब ऐसी नौबत आएगी, जब ये देखा जाएगा। मैंने तो वो कहा है जो लोग चाहते हैं, या मैं भी चाहता हूँ, एक पश्चिम उत्तर प्रदेश हो दिल्ली के चारों। तो वो इसकी खूबसूरती यह है कि सबसे अच्छा पानी पश्चिम उत्तर प्रदेश में है, सबसे अच्छी भूमि हमारे पास है पश्चिम उत्तर प्रदेश अगर देखेंगे, और दिल्ली के पास है। एक विकसित राज्य पूरी बनने की पूरी संभावना है पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर। रेवेन्यू भी कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा देते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश का देखोगे तो मुझे लगता है ज़्यादातर रेवेन्यू वेस्टर्न यूपी से ही आता है। देखिए, अब एम्स है, हमारे उत्तराखंड को एक एम्स मिला, ऋषिकेश में एम्स है। उत्तर प्रदेश को एम्स मिला, गोरखपुर में है। आप जा सकते हैं गोरखपुर? नहीं जा सकते। आप दूसरे प्रदेश में उत्तराखंड जाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश को भी वही मिलेगा एम्स, उत्तराखंड को भी मिलेगा। अगर केंद्र सरकार की योजना होती है कि हर प्रदेश को एक दे दो योजना, तो उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है, छोटे प्रदेश वहाँ फायदे में रहते हैं। तो एक अच्छा प्रदेश अगर छोटा प्रदेश बनेगा तो सबको सुविधाएं भी बेहतर मिलेगी, सबके लिए अच्छा होगा। तो जिस तरीके से आपने सुना कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश को अलग करने के लिए पूर्वांचल राज्य के विकास के लिए मांग की जा रही। आज हमारे साथ कई अतिथि जुड़े हैं जिनका मैं वीआईपी न्यूज़ में स्वागत करता हूं। सबसे पहले हमारे साथ अमन पांडे जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर राहुल राजबार जी जुड़े हैं, डॉक्टर डीपी यादव जी जुड़े हुए हैं, प्रदेश प्रवक्ता भाजपा से जो आलोक वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वीआईपी न्यूज़ में। पहला सवाल मेरा डीपी यादव जी से। जिस तरीके से संजीव जी ने जो बयान दिया है, पूर्वांचल को अलग करना चाहिए, एक अलग राज्य बनाना चाहिए, आपका क्या कहना है इस पे?
सबसे पहले मेरा सवाल डीपी यादव जी से है। जिस तरीके से संजीव जी ने बयान दिया है कि पूर्वांचल को अलग करना चाहिए और एक अलग राज्य बनाना चाहिए, आपका क्या कहना है इस पे? लगता है संजीव जी के लगता है डीपी यादव जी को आवाज नहीं पहुंच पा रही। मेरा राजबार जी से सवाल है। जी बताइए, आवाज आ रही है अब आपकी? जी जी, जिस तरीके से पूर्वांचल राज्य को अलग करने की मांग उठी है, आप कहां तक सहमत है इस बात में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जब कुछ भी नहीं दिखाई देता है तो वो बांटने की राजनीति पर शुरू हो जाती है। और भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र रहा है शुरू से कि कहीं ना कहीं वो नफरत की राजनीति करती है, नकारात्मक राजनीति करती है, छल छल और झूठ की राजनीति करती है। अब चूंकि 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है और भारतीय जनता पार्टी ये स्पष्ट समझ चुकी है कि इसमें हमारी करारी हार होने वाली है। अब प्रधानमंत्री से लेकर के इनके सारे जितने नेता हैं, कोई ना कोई इस प्रकार का शिगुफा छेड़ रहे हैं जिससे जनता का ध्यान भटके। लेकिन 2 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है, 2014 और 2019 में। इस बार भारतीय जनता पार्टी के झांसे में जनता नहीं आने वाली है और जनता सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहती है कि आखिर इस देश में बेरोजगारी इतनी चरम पर क्यों है, आखिर इस देश में महंगाई इतनी क्यों है कि लोगों का 2 टाइम का भोजन करना मुश्किल हो गया है। मेरा आलोक आखिर वर्मा जी जो कि प्रदेश से जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से, आप संजीव बालियान जी के बयान पर कहां तक सहमत हैं? आपका क्या कहना है इस पे? आलोक जी, आपको आवाज आ रही है? आलोक जी, आवाज आ रही है आपको? लगता है आलोक जी नहीं सुन पा रहे हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल से भी अमन पांडे जी जुड़े हैं। आपका क्या कहना है जिस तरीके से ये जो बयानबाजी हुई है और पूर्वांचल को अलग करने की मांग उठी है, आप क्या मानते हैं इसमें किस तरीके से राजनीति हो रही है? लगता है अमन जी के पास आवाज नहीं पहुंच पा रही है। राहुल राजभर जी, आप सुन पा रहे हैं? और जियो की बहुत समस्या है आपका, तो कभी इस मोबाइल पर कभी उस मोबाइल जी पर। जी, डॉक्टर तो राहुल जी, आपको आवाज आ रही है? आवाज जा रही है आपको? जी जी, आपकी आवाज। आपका क्या मानना है पूर्वांचल राज्य को लेकर जो मांग उठी है उत्तर प्रदेश से अलग करना चाहिए, इस पर आप क्या कहेंगे? संजीव बालियान का जो उन्होंने जिस तरीके से मांग उठाई है, क्या कहते हैं आप इस पे? देखिए, सबसे पहले तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता देश के ऐसे हिस्से में जहाँ पे संभावना है कि मुस्लिम आबादी ज्यादा है, उसे पाकिस्तान कह रहे हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि कोई किसी दल का नेता इस तरह की बयानबाजी कर रहा है और ये भारत माता को अपमानित करने का काम कर रहा है। सबसे पहले इनको कटघरे में खड़ा करने की जरूरत है, जिस तरह से संगीत सोम इस तरह का बयान दे रहे हैं। दूसरी बात की राज्यों के बंटवारे का सवाल हमेशा से ही उठता रहा है और अभी जब आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब महिला आरक्षण बिल में ओबीसी के मामले को उठाया गया, ओबीसी आरक्षण के सवाल को कांग्रेस पार्टी मजबूती से उठाई, तब उस समय जो है रमेश भिधौरिया जैसे व्यक्ति द्वारा संसद में अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल करवा के पूरे जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश किया गया और महिला आरक्षण बिल में ओबीसी के सवाल से ध्यान भटकाने की कोशिश की गई। उसी तरह से जब आज बिहार में जातिगत जनगणना जारी हो गई है और जातिगत जनगणना का सवाल पूरे देश में चर्चा से उठने लगा है, चारों तरफ जनता इस बात की मांग कर रही है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, तब भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई रास्ता नहीं सर, खुल रहा है बजाय हिंदू लोकसभा चुनाव पास है। अमन पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो मांग है इसको आप कहां तक सही मानते हैं? देखिए, मांग तो बिल्कुल सही है। क्या मेरी आवाज आ रही है अभी? जी जी, पांडे जी आपकी आवाज आ रही है, जी बताएं। ये मांग तो बिल्कुल सही है और राष्ट्रीय लोकदल ये मांग कई वर्षों से करता आ रहा है। हमारे जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह, उन्होंने इसके लिए तमाम रैलियां की, तमाम पदयात्राएं निकाली और सिर्फ हरित प्रदेश ही नहीं, उन्होंने पूर्वांचल में किया, उन्होंने बुंदेलखंड में किया। देखिए, मांग तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन मांग के पीछे जो नीयत है
मैं उस नीयत पे सवाल उठा रहा हूँ कि संजीव बालियान अपना चुनाव हारते हुए देख रहे हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में उन्होंने कोई काम नहीं किया है, और जयंत चौधरी जी की जो लहर है उससे वो डर करके ऐसे अनाप शनाप बयान आप दे रहे हैं जिसका उनकी खुद की पार्टी उनको सपोर्ट नहीं कर रही। क्या पता उनका टिकट मिलेगा कि नहीं, ये आप आलोक जी से पता करिए कि अगर उनका टिकट तो नहीं कटने वाला कि ऐसी सब बातें वो कर रहे हैं। ये मांग बिल्कुल जायज है, राष्ट्रीय लोकदल इस मांग को हमेशा से समर्थन करती है कि यूपी जैसे बड़े राज्य का, जो हमारे स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी थे, वो कहते थे, हमेशा कहते थे वो कि बड़े राज्य जो छोटे राज्य हैं वही विकास का रास्ता है। तो हम ये इसके पक्षधर हैं कि राज्य का बंटवारा हो, लेकिन इसकी समय, इसकी नीयत में मुझे संदेह नजर सर, आता है। राज्य का बंटवारा हम किस नजरिए से देखते हैं? जनसंख्या के नजरिए से या क्षेत्रफल के नजरिए से? किस नजरिए से देखना चाहिए हमें? देखिए, दोनों नजरिए से देखना चाहिए। पूर्वांचल जैसे कि पिछड़ा है, बुंदेलखंड पिछड़ा है, पश्चिम की अलग समस्याएं हैं, वहां पर हाईकोर्ट बेंच नहीं है, वहां के आदमी को अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट आना हो उसके लिए नजदीक तो उनको पंजाब और हरियाणा पड़ता है इलाहाबाद आने से। तो हर हर क्षेत्र की अपनी एक समस्याएं हैं, उस पर गहन चिंतन होना चाहिए, उस पर एक रिपोर्ट कमेटी बैठनी चाहिए। और जब राज्य के बंटवारे की बात होगी तो उत्तर प्रदेश में शासन बीजेपी का है, केंद्र में शासन इनका है, ये तो उस पर चाहे तो अभी से एक्ट करना शुरू कर सकते हैं। ऐसी बयानबाजी क्यों, और अभी ही क्यों, जब ये चुनाव आ रहा है तभी क्यों? कहीं ना कहीं हमारे साथ आलोक वर्मा जी जुड़ चुके हैं। आलोक जी, आपने जिस तरीके से सुना, आपके ही पार्टी के सांसद ये मांग उठा रहे हैं कि पूर्वांचल को अलग किया जाए, एक नया राज्य बनाए, आपका क्या कहना है इस पे? लगता है आलोक जी के पास आवाज नहीं पहुंच पा रही है। डीपी यादव जी, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से ये जो भाजपा के ही सांसद अपनी ही सरकार को कहीं ना कहीं घेरते हुए नजर आ रहे हैं, उनके साथ कई सारे दल साथ में भी खड़े हैं, कई सारे जो उनके सहयोगी दल थे उनने कहा है, जैसे निषाद पार्टी ने कह दिया कि हम समर्थन नहीं करते। तो आप क्या मानती, ये सब चुनावी प्रक्रिया के तहत चल रहा है? 2024 में जो लोकसभा चुनाव है उसको लेके ये सारी बातें चल रही है, या बाकी में यूपी को जरूरत है एक अलग राज्य की? देखिए, ये सब चुनाव को लेकर के सारी एक्सरसाइज, कवायद, शिगुफा छेड़े जा रहे हैं। ये इसका जनता के विकास से कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर जनता का विकास करना होता, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो कि एक हरित प्रदेश बनाने की, पश्चिम प्रदेश बनाने की मांग कर रहे हैं बालियान जी, वहां पर उन्होंने उसके विकास के लिए कितनी कवायद की, प्रधानमंत्री से कितनी बार वो मिले, प्रधानमंत्री को कितनी चिट्ठी लिखे, वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ एम्स नहीं है। आखिर आप एम्स बनवाने के लिए क्या अलग राज्य बना देंगे? जहां जहां एम्स बनाना है, जहां हॉस्पिटल खोलना है, जहां टेक्निकल इंस्टीट्यूट खोलने हैं, जहां पर आपको रोजगार लगाने हैं, तो सब अलग राज्य चाहिए क्या आपको? इसका जो है, लेकिन डीपी यादव जी, जिस तरीके से ये मांग आज की मांग नहीं, इसके पूर्व में भी हमने देखा है मांग लगातार उठती रही है। 2011 में जब राज्य में मायावती की सरकार थी तो उस समय केंद्र को प्रस्ताव दिया था, कांग्रेस की सरकार थी। तो आप क्या कहेंगे इसमें? राहुल जी, आपका क्या कहना है? उस समय उस पर विचार किया गया था या नहीं किया गया था? मैं एक बात और कहना चाहूंगा। छोटे दलों के, छोटे जो राज्य हैं उनके हमेशा समर्थन में 2011 में जब प्रस्ताव राज्य के साथ, जब राज्य ने प्रस्ताव केंद्र को भेजा था, उस समय कांग्रेस की सरकार थी वहां पे। तो क्या मानते हैं, उस समय विचार किया गया था? बिल्कुल विचार किया गया, और कहीं पे भी, जहाँ पे भी छोटे राज्य की मांग होती है या अलग राज्य की मांग होती है, उस पर कोई भी दल जो सत्ता में है केंद्र में, उस पर विचार करता है। और कांग्रेस पार्टी भी इस पे, क्योंकि वहाँ की जन भावना किस तरह से उस राज्य से जुड़ी हुई है, वहाँ की जरूरतें किस तरह से, वहाँ की समस्याएं किस तरह से, सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इस पे विचार किया जा सकता है। लेकिन बिल्कुल बात नहीं है, लेकिन भाजपा तो दावा कर रही है कि हम इस छोटे राज्यों का समर्थन करते आए हैं। पहले भी जब एनडीए की सरकार थी तो उस समय हमने बिहार से अलग राजखंड, वो झारखंड को किया था, उत्तराखंड को भी अलग किया था, और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनाया था, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बनाया था। तो हम तो इसका समर्थन करते हुए, उत्तर प्रदेश से जब उत्तराखंड अलग हुआ, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना, तो एनडीए की सरकार थी उस समय। तो आपका क्या मानना है, ये भी भाजपा चाहती है कि अलग हो, या फिर सिर्फ ये चुनावी प्रक्रिया को देखते हुए बातें चल रही हैं? नहीं, ये तो चुनावी जुमला है, वो तो साफ सब हर कोई समझ रहा है। और छोटे राज्य की मांग के साथ कांग्रेस भी हमेशा खड़ी रही है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का सवाल तो जवाहरलाल नेहरू के समय से ही उठ रहा है, और उसको बराबर जो है जनता की मांग और उनकी अस्मिता को ध्यान में रखते हुए, वहाँ के कल्चरल
अपनी जो जरूरतें हैं उसको ध्यान में रखते हुए अब आप जैसे जो बम्बई प्रांत है, बम्बई प्रांत को उसमें महाराष्ट्र और गुजरात में कई सारे राज्यों का बंटवारा हुआ। वो एक प्रक्रिया थी जिसके तहत कांग्रेस के पहल तो उस तरह के राज्यों का बंटवारा हुआ, और अभी भी अगर इस तरह की मांगे हैं तो उस कांग्रेस पार्टी उसके विरोध में नहीं है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जिस तरह से तमाम जो सामाजिक न्याय के सवाल उठाए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी द्वारा, चाहे जातिगत जनगणना हो, चाहे ओबीसी आरक्षण का सवाल हो, चाहे जो बड़े पद हैं उस पर ओबीसी की भागीदारी का सवाल है, जब भी इस तरह का सवाल उठाया जाता है आप हमेशा ध्यान दीजिएगा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इन मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए सांप्रदायिक सवाल उठाए जाते हैं और अलग अलग तरीके का सवाल उठाते हैं जिससे जनता का कोई सरोकार नहीं होता है। अभी हाल ही में जब आप ध्यान दीजिएगा महिला आरक्षण बिल जब पारित हुआ था उस समय तमाम ऐसे सवाल उठाए गए कि 1 नेशन 1 इलेक्शन और कई तरह के सवाल उठाए गए। तो ये बिल्कुल तरह से जनता का ध्यान भटकाने का ये सब षड्यंत्र है भारतीय जनता पार्टी मैं का। अमन पांडे की तरफ जाना चाहूंगा। जिस तरीके से अमन जी हमने देखा है कि भाजपा के ही सांसद मांग उठाते हैं, वहीं इनके अन्य नेता उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं, तो क्या भाजपा में बटी हुई नजर आ रही है? मैं फिर से कहना चाह रहा हूँ कि संजीव बालियान जी ने विकास का कोई भी कार्य वहां नहीं किया। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक भी स्टेडियम नहीं है जबकि वो खिलाड़ियों के लिए जाना चाहता है। माननीय जयंत चौधरी जी वहां पर एक रेसिंग ट्रैक बनवा रहे हैं, उसमें भी तमाम अड़चने लाने का काम भी भाजपा के लोगों ने किया। और जब ये जो बयान दिया गया वो भी आप देखिए बयान कहाँ दिया गया। वो बयान इनका एक जाट सम्मेलन था जिसमें वो गए थे एज चीफ गेस्ट। वहां उन्होंने ये बयान दिया कि हाँ वो पश्चिम उत्तर प्रदेश या हरित प्रदेश के पक्ष में खड़े हैं, जहां पर क्योंकि उनको पता है कि अगले साल अब 10 महीने भी नहीं बचे चुनाव को, वो चुनाव में क्या लेकर के जाएंगे। चुनाव में उन्होंने कोई कार्य नहीं किया है, युवाओं के लिए कोई कार्य नहीं किया। आज ये पश्चिम उत्तर प्रदेश का युवा बाहर जा रहा है, बेंगलोर जा रहा है जॉब करने के लिए, पुणे जा रहा है जॉब करने के लिए। ये सब बातें छिपी नहीं है। अग्निवीर योजना लेकर के आए हैं। अग्निवीर योजना का हमने खुले तरीके से उसका विरोध किया, उसके लिए कई हमने जन सम्मेलन किए। और क्या संजीव बालियान जी ने उस पर एकदम चुप्पी साध गए? क्या अग्निवीर योजना से युवा खफा नहीं है? क्या इनकी जो किसानों को जो उनका मूल्य नहीं मिला क्या उसके लिए खफा नहीं है? गन्ने का मूल्य नहीं मिल रहा उसके लिए खफा नहीं है? इन सब बातों को लेकर के बरगलाने की कोशिश उन्होंने की कि एक ये शिगुफा छोड़ देते हैं। अगर उनको इसमें है, अगर वो सही में चाहते हैं कि अलग प्रदेश बने तो अभी पार्लियामेंट। लेकिन अमन जी सवाल ये है कि एक तरफ तो संजीव बालियान मांग उठाते हैं, वहीं इन्हीं के पार्टी के नेता उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं, तो क्या पार्टी में गुटबाजी चल रही है? समर्थन नहीं कर रहे हैं संजीव बालियान के सवाल का? जिस तरीके से उन्होंने मांग उठाई है उस मांग का समर्थन करते हुए भाजपा नहीं दिख रही है पूर्ण रूप से। तो आप क्या मानते हैं, क्या संजीव बालियान को भाजपा ने दरकिनार कर दिया है या ये सिर्फ एक चुनावी जुमला नजर आ रहा है? ये सब मुझे तो यही लगता है कि संजीव बालियान जी लगातार एक फेलियर साबित हुए हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए। और जयंत चौधरी जी के कार्यों को देखते हुए, उनके प्रति जनता को जो लगाव को देखते हुए संजीव बालियान जी का आकर्षण वहां पर कम हुआ है। इसीलिए उनकी खुद की पार्टी उनको वहां से मैं बोलूं तो उनका हो सकता है आगे टिकट हो ना हो, या आलोक जी ये बेहतर बता पाएंगे। आलोक जी शायद जुड़ नहीं पा रहे हैं हमारे साथ में। उसके बेहतर जवाब आलोक जी दे पाएंगे कि गुटबाजी किस लेवल पे चल रही है। मैं तो गुटबाजी कई लेवल पे सुनता हूँ कि योगी जी की, अमित शाह से नहीं बनती, केंद्र सरकार की नहीं बनती। तो गुटबाजी तो है, कुछ ना कुछ है, लेकिन उसका सही जवाब जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो दे पाएंगे। तो मैं डीपी यादव जी के पास आना चाहूंगा। किस तरीके से, शायद डीपी यादव जी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। सुन रहा हूँ आपकी आवाज, बताइए। आप बताएंगे सर, उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य माना जाता है, दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, तो क्या लगता है आपको इस बार समाजवादी पार्टी किन मुद्दों को लेकर आएगी चुनाव में? देखिए, मुद्दे समाजवादी पार्टी के लिए बहुत स्पष्ट है। हम जनता की बेहतरी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो देश में महंगाई चरम पर है उस पे चुनाव हो। हम चाहते हैं कि जो देश में बेरोजगारी चरम पर है, जिसको लेकर के युवाओं के अंदर आक्रोश है, यही भारतीय रेलवे है जिसमें साल भर में लाख पद निकलते थे। लेकिन आज देखिए भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, कहीं ना कहीं रेलवे अपने मैन पावर को लेकर के जूझ रहा है। वहां पर स्टाफ की कमी है, जो वहां वर्किंग स्टाफ है उसके ऊपर बहुत बड़ा लोड है। ये हमारी रेलवे के लोगों से बात होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उसमें किसी प्रकार से युवाओं को रोजगार नहीं दे रही है। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं। आप देख लीजिए चिकित्सा की जिस प्रकार से बात हो रही है, महंगाई इतनी हो रही है चिकित्सा को लेकर के कि लोग कहीं ना कहीं करोड़ों लोग प्रतिवर्ष गरीबी रेखा के समाजवादी नीचे पार्टी चले जा किन रहे हैं। मुद्दों को लेकर जाएगी चुनाव में सर? समाजवादी पार्टी तो का क्या मिशन रहेगा? इंडिया गठबंधन जो हुआ है इसको लेके भाजपा कह रही है कि सारे लोग एक हो गए हैं,
लेकिन आपका क्या मानना है, इंडिया गठबंधन क्या वहां बैठ पाएगा, सही से सरकार बना पाएगा 2024 में? बिल्कुल बिल्कुल 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और हम चाहते हैं कि इस देश में जातिगत जनगणना हो, जो कि जिसको जितनी संख्या है उस हिसाब से अनुपात में उसको कहीं ना कहीं नौकरी मिले, उसको रोजगार मिले, उसको जो देश के संसाधन है उसको उस पर हक मिले। हम चाहते हैं कि इस देश में एक बार मंडल कमीशन की रिपोर्ट फिर से लागू हो, जो दलित पिछड़े अल्पसंख्यक की बात करती है कहीं ना कहीं, जिनको अपने सवाल वही आता है, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा उस समय, कैसे डिसाइड होगा? देश के लिए और हमारे देश के लिए और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इंडिया गठबंधन में बहुत से प्रत्याशी हैं, जिसमें जो कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं। आदरणीय अखिलेश यादव को आप देख लीजिए, जो कि एक बहुत अच्छे, और उन्होंने उत्तर प्रदेश जैसे भारतवर्ष के सबसे बड़े सूबे को विकास के पथ पर अग्रसर किया। अगर वो विकास का पहिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बंद नहीं हुआ था तो आज विकास की जो तस्वीर थी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में, वो कहीं ना कहीं आप देखते किस प्रकार से लोग देख रहे थे, विदेशों तक उसकी चर्चा होती थी। जो हमारे यहाँ रोल मॉडल स्थापित हुए, चाहे 1090 की बात हो, चाहे एक्सप्रेसवे बनाने की बात हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात हो। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता आलोक वर्मा जी जुड़ चुके हैं। एम्बुलेंस आलोक जी, आपको आवाज आ रही है? चूंकि आप बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे थे। आलोक जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? आलोक जी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आज आपके डिबेट भी चाह रहे हैं कि आलोक जी जवाब न दे पा रहे हैं, तो कैसे जबरदस्ती जवाब देंगे वो? राहुल राजभर जी, आपका क्या कहना है, इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनती है तो कौन होगा प्रधानमंत्री का चेहरा? देखिए, वो तो अभी जो हमारा संसद सारे चुन के आएंगे, संसद दल के डीपी यादव जी ने तो क्लियर कर दिया है, अखिलेश जी बहुत अच्छा चेहरा है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन आपकी तरफ से मैं जानना चाहूंगा कांग्रेस का क्या मत है इसमें? कोई प्रेसिडेंशियल चुनाव नहीं है कि आप पहले से ही प्रधानमंत्री का या राष्ट्रपति का चेहरा घोषित करके लड़ेंगे। तो संसद, तमाम सारे सांसद आएंगे, वो चुनेंगे कि नहीं हमारा जो है कौन होगा हमारा प्रधानमंत्री कौन। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश अहम भूमिका निभाता है लोकसभा चुनाव में, क्योंकि 80 सीटें उत्तर प्रदेश में आती हैं, तो कहीं ना कहीं पूरा फोकस उत्तर प्रदेश पर रहेगा। देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा इस बार किन किन मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर आती है और किस तरीके से इंडिया गठबंधन सफल हो पाता है। तो इसके लिए अभी यही सबके मन में विचार चल रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो चेहरा कौन होगा। चेहरे पे बड़ा सस्पेंस है, लेकिन डीपी यादव जी का इशारों में कहीं ना कहीं उन्होंने कह दिया कि अखिलेश यादव जी एक अच्छा चेहरा है। आपका क्या कहना है? सस्पेंस नहीं, चेहरे पे कोई सस्पेंस नहीं है। सब जानता है कि देश में कौन इस समय भाजपा लड़ रहा है, कौन नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहा है, कौन पूरे देश में इस सांप्रदायिक और हिंसा की राजनीति। आलोक जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आलोक जी, आवाज आ रही है आपको? मुझे आवाज आ रही है? जी, आप बार बार डिस्कनेक्ट। संजीव बालियान के मांग जिस तरीके से संजीव बालियान ने उठाई, आपका क्या कहना है इस पे? कहां तक समर्थन करते हैं आप उस मांग का? देखिए, संजीव बालियान जी ने खुद कह दिया है कि वो उनका निजी विचार है, और जहां तक अलग पश्चिमांचल की मांग है, इस तरीके की मांगे मुझे लगता है कि कई बार होती रही हैं उत्तर प्रदेश में। कभी पूर्वांचल से इस तरीके की मांग आती है, कभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इस तरीके की मांग आती है, कभी बुंदेलखंड से इस तरीके की मांग आती है। निश्चित रूप से जब कहीं किसी इलाके में कोई लीडर इस तरीके की बात बोलता है, एनडीए की सरकार में समर्थन तो भाजपा ने हमेशा किया। जब एनडीए की सरकार थी तो बिहार से अलग करके झारखंड राज्य बनाया, मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ बनाया, तो क्या उत्तर प्रदेश से अलग करके पूर्वांचल राज्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना पाएगी? देखिए, संजीव जी ने जो कहा है वो उनका निजी विचार है, वो उन्होंने खुद कह दिया है। सबसे बड़ी चीज है कि जब कोई लीडर कोई बात कहता है तो निश्चित रूप से वहां की अपनी आकांक्षा होती है, उसे निरूपित करता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या छोटे प्रदेश कहीं बेहतर राज्य साबित हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ये समझने वाली बात होगी। और मुझे लगता है कि संजीव जी ने अपनी बात कही है, आने वाले समय पे इस पर भी विचार होगा, और अगर ठीक होगा तो छोटे राज्य में बदलेगा। और लेकिन जहां तक मेरी राय है, भारतीय जनता पार्टी और बहुत सारे दूसरे लोगों की राय है, वो यही है कि एक बड़ा प्रदेश
कहीं बेहतर साबित होता है। आज उत्तर प्रदेश की आबादी सबसे ज्यादा है, उत्तर प्रदेश भारत में नंबर 1 प्रदेश है। और सबसे बड़ी चीज जो अलग अलग बंटवारे की मांग होती रही है, विकसित करने की मांग होती रही है, ये तब होती रही थी जब किसी इलाके में कोई तरक्की की राह नहीं निकल पाती थी। आज 2017 के बाद जो परिवर्तन उत्तर प्रदेश में हुआ है, पिछले 9-10 सालों में प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से परिवर्तन लाया है, वो बताता है कि उत्तर प्रदेश का पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक का कोना भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। 2017 के बाद अगर आप देखें 2014 का इलेक्शन हम जीते हैं तो इसीलिए जीते हैं क्योंकि पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहे। इसके बाद भी जो भी इलेक्शन हुए, चाहे 2017 का इंडिया इलेक्शन हुआ, चाहे गठबंधन के ऊपर 2019 आपके का क्या इलेक्शन विचार हुआ। है? जिस तरीके से इंडिया गठबंधन हुआ है, क्या मानते हैं आप इसको? भाजपा किस नजर से देखती है? देखिए, निश्चित रूप से INDIA का जो गठबंधन हुआ है वो किनका गठबंधन है? ऐसे लोग जो सत्ता में नहीं पहुंच पाते थे, जो लोग दहशत में रहते थे, जो ईडी से डरते थे, जो CBI से डरते हैं, जो परिवारवादी जिन्होंने अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए दल बना रखे हैं, उन्हीं का गठजोड़ है। आज आप देख रहे हैं ना, संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई तो ईडी ने छापा मारा तो कुछ ना कुछ मिला ही है निश्चित रूप से। तो मुझे लगता है कि जो लोग डरे हैं, सहमे हैं, मोदी जी से भयभीत हैं, वो गठबंधन बना रहे हैं और गठबंधन के जरिए भारतीय जनता पार्टी को हराने का ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन मैं तो इतिहास जानता हूँ, 2014 के बाद से लगातार हिंदुस्तान और लगातार उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहा है। इसलिए खड़ा रहा है कि हमने देश को आगे बढ़ाने के बारे में विचार किया है। देश आगे किस तरीके से बढ़े, आम लोगों की तरक्की किस तरीके से हो, जो गांव के लोग हैं वो प्रगति की राह पर कैसे बढ़ें, किसानों की तरक्की किस तरीके से हो, बेरोजगार किस तरीके से उनको रोजगार मिले, इस पर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। और मुझे लगता है कि समय बीत गया जब जात जमात की सियासत चलती थी, जब जात जमात की राजनीति चलती थी। आज विकास की राजनीति चलने जा रही है, चल रही है, और ये 21वीं सदी का उत्तर प्रदेश और 21वीं सदी का भारत है। मुझे लगता है कि आप कोई क्या भी कहेंगे? सियासत जो अमन पांडे जी, आपका क्या कहना है इस पे? जिस तरीके से आलोक वर्मा जी ने अपनी बात रखी, आप क्या मानते हैं? किस तरीके से ये जो चल रहे हैं अभी वर्तमान की राजनीति, इसको आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, आलोक जी सत्ता पक्ष के प्रवक्ता हैं, वो अपनी बात कहेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 स्टेट बन गया, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ किस चीज में नंबर 1 बन गया? हाँ, क्राइम में बन सकता है, कल देवरिया की घटना आपको याद होगी, क्राइम में नंबर 1 बन सकता है, बेरोजगारी में नंबर 1 बन सकता है। सबसे ज्यादा पलायन में बिहार और उत्तर प्रदेश 2 ही राज्य थे। बिहार ने इसमें कुछ काम किया, लेकिन उत्तर प्रदेश ने कोई काम नहीं किया। आज भी उत्तर प्रदेश के लोग बेंगलोर, पुणे, गुड़गांव जा करके नौकरी करने पे मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश नंबर 1 बन सकता है किसानों की समस्याओं को लेकर के, किसानों को उनकी मूल्यों का उचित दाम नहीं मिल रहा उत्तर प्रदेश में, इसके लिए नंबर 1 बन सकता है। इतना बड़ा आंदोलन हुआ इनकी सरकार में, किसान आंदोलन हुआ, उसके नंबर 1 बन सकता है। और जहां तक रही इंडिया गठबंधन की बात, तो गठबंधन देखिए भाजपा ये गठबंधन में है, वो भी एक NDA अलायंस है, उन्होंने भी उसमें 32-33 कितने दल लेकर के आए हैं, और भी प्रयासरत हैं कि और दल भी आ जाएं साथ में। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि अकेले मोदी जी से इंडिया अलायंस लड़ने जा रही है। 2 विचारधाराएं हैं, 2 धड़ा है। एक इंडिया अलायंस जो चाहता है कि देश में तरक्की की बात हो, जो चाहता है देश में भाईचारे की बात हो, और दूसरा धड़ा जो देश को तोड़ना चाहता है, जो देश में धार्मिक उन्माद फैलाना चाहता है। ये 2 धड़े हैं, इसमें लड़ाई होनी है। 24 का चुनाव सामने अभी मेरा लास्ट सवाल DP यादव जी से रहेगा। आप क्या मानते हैं, ये सब जिस तरीके से जो आज चर्चा हुई है, आलोक वर्मा जी ने अपना पक्ष रखा है और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने अच्छा वर्चस्व रखा है यूपी में, आप क्या मानते हैं क्या रहेगा ये समीकरण 2024 पूरा? जिस तरीके से ये जो बातें चल रही हैं, क्या समाजवादी पार्टी सारी सीटों पर लड़ेगा या कि गठबंधन के साथ साथ समझौता करके कुछ सीटों पर चुनाव लड़ने वाला है? देखिए, निश्चित रूप से देश हित में इंडिया गठबंधन बना हुआ है, इसमें कई दल हैं, और जिस प्रकार से इसमें भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब हो गई है, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं भयभीत हो गई है अपनी हार को देख करके। निश्चित रूप से हम लोग साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, और कहीं ना कहीं जो सीटों का बंटवारा है वो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। जो सभी दलों के शीर्ष नेतृत्व है वो मिल करके बैठ करके पूरे देश में सीटों का बंटवारा हो जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी की करारी हार होगी। भारतीय जनता पार्टी की जो हार होने वाली है उसी को देख करके भारतीय जनता पार्टी के नेता बौखला गए हैं, और ये आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं। जो बयान ये दे रहे हैं उनके दल के ही लोग। तो जिस तरीके से आज हमने जो चर्चा की, पश्चिमी राज्य जो बन रहा है जिसको लेके आज लगातार मांग उठ रही है,
वहीं भाजपा ने अपने आप को दरकिनार कर लिया, उनका कहना है ये संजय बालियान का निज मामला है। वहीं अगर बात करें इंडिया गठबंधन की बात करें तो ये स्पष्ट जाहिर हो चुका है, इंडिया गठबंधन जो बना है वो सर्वसहमति से एक साथ चुनाव लड़ेगा। पूरा ऊपर संगठन जो दिशा निर्देश देंगे उनके साथ ग्राउंड पर उतरेंगे और उत्तर प्रदेश जो कि बड़ा राज्य माना जाता है वहाँ भी सर्वसहमति के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। तब तक आज हमारी जो खास चर्चा रही, सभी अतिथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने VIP न्यूज़ के साथ जुड़े चर्चा की। आगे भी हमारी ऐसी तमाम चर्चाएं होती रहेंगी। इजाज़त दीजिए, देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।